नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। आज हम अपना लेसन नंबर 57 स्टार्ट करेंगे और अखंड राजयोग के विषय में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं जो हमारी चर्चा है अभी राजयोगों के विषय में चल रही है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अखंड राजयोग के विषय में पढ़ेंगे। पिछली कुछ क्लासेस में आपने अन्य राजयोगों को पढ़ा, उनको समझा। आशा करता हूँ आप उन्हें अच्छे से समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अखंड राजयोग। अखंड राजयोग मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये ऐसे राजयोग होते हैं, यदि आप किसी की जन्म कुंडली में इन राजयोगों को देखें तो आप समझे कि ऐसा व्यक्ति हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा करने वाला है और उसका जीवन बहुत शानदार रहने वाला है। क्योंकि ये इतने पावरफुल राजयोग हैं, यदि किसी की कुंडली में होते हैं तो बहुत अच्छा नाम कमाता है अपने जीवन में और बहुत अच्छी चीज़ों को वो करता है। तो यदि आप किसी की जन्म कुंडली में इन राजयोगों को देखें तो आप फलादेश कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत करेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा कुंडली पर। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोज़ आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप हमारी वीडियोज़ को देख सकें, इनका लाभ उठा सके व ज्योतिष सीख सके। तो आज की क्लास को हम शुरू करें उससे पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए कि लग्नेश क्या होता है, दशमेश क्या होता है, नवमेश क्या होता है, दो भाव के बीच में संबंध किस प्रकार से बनते हैं। ये सभी बातें हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं और वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो वो सभी लोग इन बातों को जानते हैं। जो व्यक्ति नया है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है और ज्योतिष का उसे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, यदि पता है तो इसमें आगे चले, यदि नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देखें ताकि आप बेसिक क्लियर कर सके और फिर आगे आके इन राजयोगों को पढ़ें। तो बात करते हैं यहाँ अखंड राजयोग की। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है लग्नेश दशम भाव में हो। जो लग्न का स्वामी है वो 10वें भाव में आ जाए तो आप समझे कि अखंड राजयोग है। दूसरा पॉइंट लिखा है दशमेश लगन में हो। वही बात है, कहीं ना कहीं लगन और दशम भाव का आपस में संबंध बन रहा है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है लग्नेश दशमेश का शुभ भाव में संबंध हो। संबंध कैसे होगा? युति संबंध भी हो सकता है, दृष्टि संबंध भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं राशि परिवर्तन भी हो सकता है। तो इस प्रकार के संबंध बनते हो और शुभ भाव में बनते हो। आप जानते हैं शुभ भाव कौन कौन से होते हैं? लग्न, पंचम भाव, नवम भाव और केंद्र भाव को भी हम यहाँ पर शुभ की श्रेणी में रखेंगे। आगे चलते हैं। ऐसे ही जैसे हमने लग्न और दशम का संबंध बनाया है, अब हम आगे देखेंगे लग्नेश का नवम भाव में संबंध हो। या तो लग्नेश नवम भाव में आके बैठा हुआ हो, नवमेश लगन में आकर बैठा हुआ हो, लग्नेश और नवमेश कहीं शुभ स्थान पर हो और आपस में संबंध बना रहे हो, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे युति संबंध हो, चाहे राशि परिवर्तन हो। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे लग्न और दशम को हमने देखा, लग्न और नवम के संबंध को बनाया। अब हम कहेंगे यहाँ पर नवमेश यदि दशम भाव में हो, 9th हाउस का लॉर्ड 10वें भाव में हो, या फिर 10वें भाव का लॉर्ड नवम भाव में हो, तो ये भी एक अखंड राजयोग है। यहाँ दोनों बातें लिखी हुई है मैंने। नवमेश यदि दशम भाव में हो या फिर दशमेश नवम भाव में हो। उसके अलावा वही बात है जो यहाँ है, नवमेश दशम भाव में हो, माफ़ी चाहूँगा, नवमेश और दशमेश का आपस में शुभ स्थान पर संबंध बनता हो, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे युति हो, चाहे वो राशि परिवर्तन हो। तो इस प्रकार के संबंधों को आप देखिए, लग्नेश का दशम भाव से, दशमेश का लगन से, या लग्नेश नवमेश का संबंध देखें, दशमेश नवमेश का देखें, तो आप समझे कि ये अखंड राजयोग है। अब आगे मैं इसको कुंडली पर आपको लगा के दिखाता हूँ ताकि आप इसे और आसानी से समझ पाएं। आइए आगे चलते हैं और अब हम इस लगन कुंडली पर समझते हैं कि किस प्रकार से अखंड राजयोग बनते हैं। अभी तक जितने पॉइंट्स आपने पढ़े, आशा करता हूँ वो आपको याद होंगे या कहीं पर आपने नोट कर लिए होंगे, और उन्हीं पॉइंट्स को हम इस लगन कुंडली पर देखकर समझते हैं कि किस प्रकार से अखंड राजयोग बनता है। तो यहाँ मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है। ये मेष लगन क्यों बना? क्योंकि यहाँ पहले भाव में 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर माने मेष राशि, ये भाव पहला है और ये राशि है मेष।
तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कई बार ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पर मैं 4 नंबर लिख दूं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये चौथा भाव है। ये भाव चौथा नहीं है, भाव पहला ही है। यहाँ पर जो नंबर होगा वो हमें राशि भी इंडिकेट करेगी, हमें बताएगी कि ये कौन सी राशि है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि राजयोग किस प्रकार से बन रहा है। जो पहले भाव में मेष राशि है उसके स्वामी है मंगल। आप मंगल को ढूंढे कहाँ है, आप देखिए मंगल यहाँ पर बैठे हैं नवम भाव में गुरु देवता की राशि में। तो मैंने एक पॉइंट लिखा था कि लग्नेश यदि नवम भाव में हो, तो यहाँ देखिए जो लग्नेश है, लग्न का जो स्वामी है उसे लग्नेश कहेंगे, वो नवे भाव में है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा था, यदि नवमेश लग्न में हो, तो आप देखिए कि जो नवे भाव के जो स्वामी गुरु है वो कहाँ बैठे हैं, पहले भाव में, प्रथम भाव में, लग्न में बैठे हैं। तो ये एक तरीके से नवमेश और लग्नेश का आपस में संबंध बन गया और ये एक राशि परिवर्तन संबंध है। यहाँ पर देखिए कि जो मंगल है वो आए हैं गुरु की राशि में, जो गुरु है वो गए हैं मंगल की राशि में। यदि मान लीजिए मैं गुरु को यहाँ लिख देता और मंगल को यहाँ लिख देता, तब भी पहले और नवे भाव का आपस में संबंध बनता। कैसे बनता, यहाँ से गुरु, यहाँ पर मैं इसको मिटाकर गुरु लिख देता हूँ, आप यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मान लीजिए यहाँ पर गुरु है और यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, तो यहाँ गुरु और मंगल आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो ये भी एक पहले और नवे भाव का, मतलब लग्नेश और नवमेश का आपस में संबंध है। तो आप इसे अखंड राजयोग कहेंगे। ठीक है जी। आगे उसके अलावा ये युति संबंध भी हो सकता है। मान लीजिए मंगल को, गुरु को मैं यहाँ से हटाकर यहाँ पर लिख दूं, तो ये क्या बना, ये इनका युति संबंध हो गया। अब यहाँ आप सोचेंगे कि जो गुरु है वो तो नीच राशि में चला गया, तो कैसे ये राजयोग बना। मैं मानता हूँ नीच राशि में चला गया, पर यहाँ शनि विराजमान है अपनी राशि में और मंगल जो है अपनी उच्च राशि में है, तो यहाँ कहीं ना कहीं नीच भंग हो गया है। तो यहाँ पर हम गुरु को अच्छा ही मानेंगे, हालांकि उतना अच्छा नहीं मानेंगे जितना कि इस भाव में बैठ के फल देंगे या इस भाव में बैठ के देंगे या इस भाव में बैठ के देंगे, पर फिर भी यहाँ हम कहेंगे कि ये बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पर लग्नेश जो है दशम भाव में आया। मैंने आपको समझाया था कि लग्नेश और दशम भाव में आपस में संबंध हो या लग्नेश दशम में जाए तो वो भी एक राजयोग है। अभी देखिए मैंने जैसे यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि मंगल और राहु यहाँ साथ बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग इसको अंगारका दोष बता देंगे। तो आपको इन सब बातों में नहीं जाना है, ये हल्का ज्योतिष है, ऐसा ज्योतिष हमें नहीं करना है। यहाँ राहु बहुत बढ़िया बैठे हैं, अच्छा फल देंगे। क्यों देंगे, मैं शायद पूर्व में भी आपको ये बातें बता चुका हूँ कि राहु हमेशा जिस भाव में बैठता है उस भाव का स्वामी किस स्थिति में है उसके अनुसार फल देता है। अब देखिए जो गुरु है वो बहुत अच्छा बैठा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो राहु यहाँ बढ़िया फल देगा। यदि गुरु यहाँ आ जाता तो हम कहते कि राहु यहाँ पर बुरा फल देगा, है ना, पर गुरु कहाँ बैठा है, पहले भाव में बैठा है तो अच्छा बैठा है, तो राहु भी यहाँ पर अच्छे फल करेगा। तो ये दोषों वाली बातें हमें नहीं करनी है कि अंगारका दोष बन गया, विष दोष बन गया। जैसे यहाँ चंद्रमा मैंने लिखा था, अब चंद्रमा और शनि का आपस में दृष्टि संबंध है तो कोई लोग कहेंगे कि ये तो विष दोष है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ देखिए चंद्रमा अपने आप में बली है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, शनि अपने आप में बली है, शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसी बातें हमें नहीं करनी है। आइए हम वापस से अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, जो अखंड राजयोग हम पढ़ रहे हैं उसी को समझते हैं। मैं एक और कुंडली का निर्माण करके आपको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूँ। आगे चलते हैं और सरलता से मैं इसको आपको समझाता हूँ। हो सकता है कि पूरी कुंडली मैंने आपको बना के दी हो तो उसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न कुछ लोगों को हो गई हो। अब मैंने यहाँ पर कर्क लगन की कुंडली बनाई है। ये कर्क लगन क्यों बना, क्योंकि पहले भाव में लग्न में, ये लग्न है, प्रथम भाव है, इसमें 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर माने कर्क राशि। अब देखिए चंद्रमा कहाँ गए हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, लग्न के स्वामी चंद्रमा गए हैं 10वें भाव में और मेष राशि में। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बैठे हैं और मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि लग्न का संबंध 10वें भाव से हो। तो संबंध कैसे हो सकता है कि लग्न का स्वामी जो है 10वें में आ जाए, 10वें का स्वामी लग्न में चला जाए। यहाँ पर मैंने मंगल को लग्न में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच का हो जाएगा। जो ये खंड राजयोग है, माफ़ी चाहूँगा, अखंड राजयोग है, ये खंड कैसे होते हैं अगली वीडियो में हम इसे भी जानेंगे, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना।
आप देखिए कि जो चंद्रमा है, जो लग्न के स्वामी है, वो गए हैं 10वें भाव में, तो संबंध बनाया 10वें भाव से। अब देखिए 10वें का जो स्वामी मंगल है वो गया है 9वें भाव में, और 9वें का जो स्वामी गुरु है वो 10वें भाव में। मैंने कहा था कि 9वें भाव का 10वें भाव से संबंध हो, या फिर लग्न का 9वें से संबंध हो, या फिर लग्न का 10वें से संबंध हो, तो अखंड राजयोग बनेगा। सरल शब्दों में मैंने यही कहा था, और किस प्रकार से बनेगा वो भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए जो चंद्रमा है वो स्वामी है लग्न का, यहाँ पर जो मंगल है वो स्वामी है 10वें का, तो चंद्रमा का 10वें भाव से भी संबंध है और चंद्रमा का 9वें भाव से भी संबंध है। मतलब लग्नेश का 10वें से भी संबंध है और लग्नेश का 9वें भाव से भी संबंध है। कैसे है? क्योंकि गुरु और चंद्रमा का यहाँ पर युति संबंध हो गया, तो लग्नेश और नवमेश का आपस में संबंध हो गया, और चंद्रमा यहाँ 10वें भाव में आ गया, तो 10वें भाव से भी चंद्रमा का लग्न का संबंध बन गया। मैं बार बार यहाँ कभी लग्न कह रहा हूँ, कभी चंद्रमा कह रहा हूँ, वो इसलिए ताकि आप लोग समझ पाएं कि जो लग्न का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। यदि मान लीजिए चंद्रमा यहाँ ना होकर चंद्रमा यहाँ बैठे होते, तब भी हम इसे संबंध कहते, क्योंकि ये दृष्टि संबंध है। ठीक है जी, तो यहाँ पर दृष्टिपात हुआ है और दृष्टि संबंध बन गया। चंद्रमा 7वीं दृष्टि से गुरु को देखते हैं और गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखते हैं। यदि मान लीजिए मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं गुरु को लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी, तो ये भी एक प्रकार से दृष्टि संबंध हो गया। तो यहाँ भी 9वें और 10वें भाव का आपस में संबंध बना। और आगे देखिए, मान लीजिए गुरु को मैं यहाँ ना लिख के गुरु को मैं यहीं लिख देता हूँ, तब भी ये युति संबंध हो गया। ठीक है जी, कैसे हुआ युति संबंध? यहाँ मंगल और गुरु आपस में युति करके बैठे हैं, एक ही भाव में बैठे हैं, तो 9वें और 10वें भाव का आपस में संबंध बन गया। और आगे देखते हैं, ये देखिए, ये मैंने पहले भी कर रखा है। यहाँ पर जो गुरु हैं वो आ गए मंगल की राशि में 10वें भाव में, और जो मंगल हैं वो गुरु की राशि में आ गए 9वें भाव में। तो यहाँ पर भी गुरु और मंगल का 9वें भाव का और 10वें भाव का आपस में संबंध बना। तो कुल मिलाकर हमें ये देखना है कि जितना लग्न का संबंध 9वें और 10वें भाव से हो, जितना 9वें और 10वें भाव का संबंध हो आपस में, उतना ही अच्छा राजयोग बनेगा। मान लीजिए केवल लग्न का संबंध 10वें से है तो ये भी राजयोग है, और 10वें का संबंध लग्न से है तो ये एक और अच्छा राजयोग है। लगन 9वें और 10वें का आपस में संबंध बन रहा है तो ये और अच्छा राजयोग है। जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन ये बनाएंगे आपस में, लग्नेश, नवमेश और दशमेश, उतना ही बढ़िया राजयोग बनेगा। आशा करता हूँ मैं आपको बहुत सरलता से इसे समझा पाया होगा। यदि कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे कि कोई भी राजयोग खंड कैसे होता है, कैसे राजयोगों के प्रभाव नहीं मिल पाते, कैसे कोई राजयोग बनता तो है पर वो फल नहीं दे पाता, कैसे वो खंडित हो जाता है। तो इस विषय पर अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि मैंने जो आपको पढ़ाया है आज अच्छे से समझ में आया है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। धन्यवाद।